नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को खोजने के लिए एसटीएफ के रडार पर अब अतीक की बहन आयशा नूरी के होने की खबर है। अतीक अहमद की हत्या के पीछे उसका अवैध वसूली का कारोबार और कुछ कारोबारियों से रंजिश बड़ी वजह हो सकती है। बेलारूस की वायुसेना को रूस ने परमाणु हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद कीव पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया और इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने वाले ईरान को इजरायल ने एक बार फिर बड़े हमले की धमकी दे दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने अब अपना पूरा जोर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी को पकड़ने में लगा दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी ही यूपी एसटीएफ को अतीक की पत्नी शाइस्ता तक पहुंचा सकती है। अतीक और अशरफ की बहन आयशा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और वो भी फरार चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता भी आयशा नूरी के साथ ही मौजूद है और दोनों के प्रयागराज के कछार में छिपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी है, जो उन्हें पुलिस से बचाने में जी जान से जुटा है। मतलब यूपी एसटीएफ की टीम अतीक की बहन आयशा नूरी के जरिए शाइस्ता परवीन तक पहुंचने की कोशिश में है, जो करीब 40 दिन से पुलिस को छका रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आयशा नूरी ही शाइस्ता तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है, क्योंकि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक उसके हर कदम पर पूरी नजर रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार आयशा नूरी को पकड़ने का पूरा जाल तैयार हो चुका है, क्योंकि अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद और गुड्डू मुस्लिम के बाद आयशा नूरी ही वो किरदार है जो पुलिस के रडार पर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से पुलिस ने आयशा नूरी पर भी नजरें गड़ा रखी थी और अब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो शाइस्ता के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिपी हो सकती है। मतलब ये कि अगर आयशा नूरी हाथ लगी तो शाइस्ता भी पुलिस के शिकंजे में आ जाएगी, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयशा नूरी और शाइस्ता पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी उनके साथ साए की तरह चल रहा है। इसके अलावा आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन के साथ 6 से 7 महिलाएं बुर्का पहनकर हर वक्त मौजूद रहती हैं, ताकि दोनों की पहचान छिपी रहे और वो पुलिस से बचकर आसानी से निकल सके। यही नहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि यूपी एसटीएफ की टीम को चकमा देने के लिए शाइस्ता और आयशा लगातार लोकेशन बदल रही हैं। मतलब वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर रही। और इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए दोनों लगातार अपना फोन नंबर भी बदल रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी का घर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और उसके पति का नाम डॉक्टर अखलाक है, जहां उमेश पाल की हत्या करने के बाद गुड्डू मुस्लिम और अतीक का बेटा असद पहुंचा था। पुलिस को आयशा नूरी के घर का एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक एक दूसरे के गले मिलते दिखे थे। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक यहां पर रहते थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो तब का है जब पूरे यूपी में गुड्डू मुस्लिम और असद की तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोप है कि आयशा नूरी ने न सिर्फ छिपने में गुड्डू और असद की मदद की, बल्कि उन्हें पैसे भी दिए थे। मतलब आयशा नूरी ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुड्डू को अपने घर में पनाह दी थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि मेरठ में आयशा नूरी के घर पर दोनों कुछ दिन ठहरे थे और यहीं से गुड्डू मुस्लिम और असद की राहें अलग हो गई थी। यानी आयशा के घर पर दोनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ छिपे हुए थे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरठ से निकलने के बाद गुड्डू मुस्लिम राजस्थान के अजमेर पहुंच गया और असद आगरा चला गया था। सूत्रों से मिली जानकारी यह भी बताती है कि गुड्डू मुस्लिम किसी प्लानिंग के तहत असद से अलग नहीं हुआ, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उसने असद का साथ छोड़ा था, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा था कि असद के चक्कर में वो भी मारा जाएगा। और इसी वजह से गुड्डू मुस्लिम ने असद के साथ से किनारा कर लिया था। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद अतीक ने गुलाम को असद के साथ रहने की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया। जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयशा नूरी की बेटी से असद की शादी होने वाली थी, दोनों की सगाई तक हो चुकी थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होने के बाद सब कुछ बदल गया। और जब हत्या का आरोप अतीक अहमद के परिवार पर लगा, तब आयशा ने ही मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को नकार दिया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल कई शूटरों को आयशा ने भगाने में मदद की थी। यहाँ तक कि जब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, वो पूरे रास्ते साए की तरह पुलिस काफिले के पीछे चल रही थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक ने आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक को हमेशा पैसों से मदद की और इसी वजह से अतीक और उसके बेटे पुलिस से बचने के लिए उसके घर पहुंचते थे। उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से फोन के जरिए बिल्डरों और कारोबारियों से पैसों की उगाही करता था। अतीक अहमद के व्हाट्सएप चैट से जेल से चल रहे उगाही के इस धंधे से पर्दा उठा। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले साबरमती जेल से अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिससे डरकर बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस रकम का इस्तेमाल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के लिए किया गया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि अतीक ने प्रयागराज के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज लिखा था, जिसमें उसने साफ किया था कि उसके लड़के न तो डॉक्टर बनेंगे और न ही वकील। बिल्डर को धमकाते हुए उसने ये भी लिखा कि सिर्फ हिसाब होना बाकी है, जिसे वो बेहद जल्द शुरू कर देगा। मतलब अतीक ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को यह धमकी दी थी कि अगर उसने 5 करोड़ रुपए की रकम नहीं दी तो उसका हिसाब कर दिया जाएगा, मतलब उसे जान से मार दिया जाएगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने व्हाट्सएप से भेजे गए अपने मैसेज में ईडी का भी जिक्र किया था। बिल्डर पर दबाव बनाने के लिए उसने ये भी लिखा था कि उसे पैसों की जरूरत है और वो फौरन असद को पैसे दे दे। अतीक अहमद ने व्हाट्सएप मैसेज के आखिर में ये लिखा कि वो अभी मरने वाला नहीं है, वो कसरत करने के साथ दौड़ता भी है। और तो और उसने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को गुजरात की साबरमती जेल में आकर मिलने के लिए भी कहा था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद इसी साल जनवरी से लगातार मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दे रहा था और पैसे देने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, जिससे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम काफी परेशान था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी अतीक उससे पैसों की वसूली करता था, जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्लिम 2007 में प्रयागराज छोड़कर लखनऊ आ गया था। लेकिन शहर बदलने के बाद भी अतीक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सूत्रों का दावा है कि अतीक की जेल से धमकी और मैसेज मिलने के बाद मोहम्मद मुस्लिम काफी डर गया था और इसीलिए उसने जान बचाने के लिए अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। अतीक के इस व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि यूपी पुलिस और ईडी के एक्शन से वो कितना डरा हुआ था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक बिल्डरों और कारोबारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था, जिसके लिए गुलाबी और सफेद पर्ची जारी की जाती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होता था, जबकि सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। मतलब जेल में रहकर भी अतीक वसूली का धंधा चला रहा था। इस बीच यूपी में माफिया सरगनाओं के खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली। उन्होंने 61 गैंगस्टरों के नाम की एक लिस्ट बनाई, जिन पर योगी सरकार गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी में है, ताकि यूपी को अपराध मुक्त बनाया जा सके। योगी सरकार ने इस लिस्ट में शराब से लेकर खनन, पशु और वन माफिया सरगनाओं के नाम शामिल किए। उधर इजरायल ने एक बार फिर दोहराया कि वो ईरान के खिलाफ लड़ता रहेगा और हर कीमत पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा। इजरायल का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान ने इजरायल को अकेला करने की मुहिम छेड़ रखी है और मुस्लिम देशों को एक करने में जुटा है, जिसके लिए वो ना तो पुरानी दुश्मनी याद रख रहा है, ना ही शिया सुन्नी विवाद, क्योंकि ईरान के लिए इजरायल से दुश्मनी हर दुश्मनी से ऊपर है। ईरान की इन सारी कोशिशों की खबर इजरायल तक भी पहुंची और नेतन्याहू ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसी उनसे उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने 2 टूक कह दिया कि इजरायल ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि इजरायल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह दावा खुद इजरायल नहीं किया था और ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर बातचीत का दावा किया था। रही बात सऊदी अरब और यूएई की, तो ईरान इन दोनों देशों का फिर से दोस्त बन चुका है। तुर्की, बहरीन और कतर भी मुस्लिम देशों के मोर्चे में शामिल होने की राह पर चल पड़े हैं। यानी ईरान इजरायल के खिलाफ मोर्चेबंदी में कामयाब हो रहा है और ये सब केवल और केवल अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि इस घटना ने ईरान को बैठे बैठाए इजरायल को घेरने का मौका दे दिया और उसने ये मौका भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इस मामले को यहूदी और मुस्लिमों के झगड़े में बदलने की कोशिश की और इसे मुस्लिमों के वजूद की लड़ाई बताने लगा, क्योंकि इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधार लिया, लेकिन इजरायल पर ईरान की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वो दुगनी ताकत से ईरान को रोकने की तैयारी में जुट गया और नेतन्याहू ने दुनिया के सामने डंके की चोट पर ईरान को धमकी दे दी और उसे यह बताया कि इजरायल की ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर है, जिसे वो बर्बाद करके मानेगा। इधर ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया। ईरान का मानना है कि उसकी यह मिसाइल मजबूत से मजबूत टैंकों के लिए काल साबित होगी, क्योंकि सदीद 365 नाम की ये एंटी टैंक मिसाइल एक ही झटके में उन्हें तबाह करने की ताकत रखती है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल अमेरिका की जैवलिन मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। इसके परीक्षण का जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक टैंक के ऊपर लगे लॉन्चर से निकली मिसाइल ने हवा की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ उड़ान भरी। महज कुछ सेकंड में इसने कई किलोमीटर की दूरी तय की और निशाने पर मौजूद टैंक पर एकदम सटीक वार किया और उसे पलक झपकते ही तबाह कर दिया। ईरान इस बैलिस्टिक मिसाइल को लंबे वक्त से तैयार कर रहा था, जिसकी खासियत अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद करना है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल 8 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा सकती है। सीधे जाकर यह टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार करती है, जो टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है।
ईरान का दावा तो यह तक है कि सदीद 365 बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। ईरान के मुताबिक परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने रडार की पकड़ से बचकर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया, इसलिए ये ईरान की अब तक की सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की 118 साल पुरानी मस्जिद में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां कुछ लोग रात के समय मस्जिद पर धावा बोलते दिखे। मस्जिद पर चढ़े एक आदमी ने हथौड़े के वार से उसकी मीनार को तोड़ दिया, जिसके बाद उसका मलबा जमीन पर बिखरा दिखा। बताया गया कि जिस वक्त लोगों ने मस्जिद पर धावा बोला उस वक्त वहां अहमदिया मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। वीडियो में तोड़फोड़ करने वाला आदमी कौन है, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में पिछले 5 महीने में किसी अहमदी मस्जिद पर यह छठा हमला था। इससे पहले फरवरी महीने में पाकिस्तान के कराची शहर में अहमदी मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। असल में पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुसलमान माना ही नहीं जाता, उन्हें अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम धार्मिक समुदाय का दर्जा दिया गया है। इधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि एसटीएफ गुड्डू बमबाज के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, क्योंकि उस हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने ही वहां बम फेंककर दहशत फैलाई थी। सूत्रों के मुताबिक फरार होने के दौरान गुड्डू मुस्लिम मध्य प्रदेश के देवास में रुका था और वहां से वो अतीक अहमद के बेटे असद से संपर्क कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को यह जानकारी उस आदमी ने दी जिसने गुड्डू मुस्लिम को रुकने के लिए जगह दी थी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने उस हवाला रूट से पर्दा उठाने का दावा किया जिसके जरिए अतीक और गुड्डू मुस्लिम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पैसा पहुंचाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान अतीक ने यह बात बताई थी कि वो आईएसआई से हथियार मंगवाता था, जो पाकिस्तान से पंजाब पहुंचते थे और वहां से उन हथियारों को यूपी लाया जाता था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए आईएसआई को पैसा पहुंचाया जाता था और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने उस रूट से पर्दा उठा दिया जिससे आईएसआई तक पैसा पहुंचता था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए पैसा पहले लखनऊ से मुंबई भेजा जाता था, वहां से बेंगलुरु और फिर नेपाल के काठमांडू होते हुए दुबई पहुंचता था। बाद में दुबई से अबुधाबी होते हुए पैसे को पाकिस्तान के कराची से इस्लामाबाद भेजा जाता था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर यह सारा काम होता था। इस बीच चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया। यह दावा चीन के मीडिया ने किया। वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक तस्वीर के जरिए यह दावा किया। दावा ऐसे समय किया गया जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन जंग के मुहाने पर खड़े हैं और किसी भी वक्त युद्ध का सायरन बज सकता है, जिसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जंग की सुनामी आ जाएगी, जिसमें 2 महाशक्तियों की सेनाओं का आमना सामना हो सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका ने लगातार ये संकेत दिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का नया दावा भी उन संकेतों में एक है, क्योंकि दावा किया गया कि चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया, जो चीन को हवाई हमलों खासकर ड्रोन अटैक से बचाएंगे। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का हर देश इस बात को समझ चुका है कि ड्रोन भी एक खतरनाक हथियार है जो किसी मिसाइल जितना ही भयंकर हमला कर सकता है और दुश्मन को मजा चखा सकता है। चीन के मीडिया ने उसी खतरे का जिक्र किया और दावा किया कि चीन की सीमाओं पर बहुत जल्द एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैयार हो जाएंगे जो दुश्मन के हवाई हमलों से उसे बचाएंगे, खासकर ड्रोन से। चीन ने अपनी सेना में जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल किए उनमें मिसाइल लॉन्चर और रेडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में आते ही पहचान जाएंगे और हवा में ही उनका काम तमाम कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम झुंड में आ रहे ड्रोन को भी खत्म कर सकते हैं। यानी चीन ने ड्रोन अटैक से बचने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले कुछ समय से छोटे छोटे ड्रोन ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं जो आत्मघाती भी हो सकते हैं। यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हुए ईरान के आत्मघाती ड्रोन इसकी जीती जागती मिसाल हैं, क्योंकि यूक्रेन ने सोचा भी नहीं होगा कि छोटा सा ड्रोन उसकी राजधानी कीव में मौत का खेल खेलेगा। चीन ने उसी से सबक लिया और ड्रोन अटैक से बचने की प्लानिंग की। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने उसकी सेना में शामिल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की ज्यादा जानकारी नहीं दी, क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका इससे चौकन्ना हो जाएगा और उसके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि चीन जानता है कि उसकी छोटी सी चूक उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसका मुकाबला किसी छोटे मोटे दुश्मन से नहीं बल्कि अमेरिका से, जो अगर अपनी पूरी ताकत से लड़ा तो चुटकियों में चीन का घमंड चकनाचूर कर सकता है। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जमीन खिसकने से एक बड़ा हादसा हो गया। वहां जमीन खिसकने के बाद पहाड़ का एक हिस्सा ढहकर रास्ते पर आ गया, जिसके मलबे में करीब 20 ट्रक दब गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तोरखम इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक जिस सड़क पर हादसा हुआ वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का अहम रास्ता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन जंग लड़ रहे अपने सैनिकों से मिलने खरसोन पहुंचे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसके बाद रूसी सेना की तरफ से भीषण हमले किए गए, जिनमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने खैरसॉन में एक रूसी सैन्य अड्डे का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। बताया गया कि इस दौरे के दौरान पुतिन अपने वायुसेना के कमांडरों से भी मिले। खैरसॉन यूक्रेन का वही इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक उसने पुतिन की फौज को पीछे धकेलकर खैरसॉन के ज्यादातर हिस्सों को वापस छीन लिया। बताया गया कि खैरसॉन के जिन हिस्सों पर अभी रूसी सेना का कब्जा है, पुतिन वहीं पहुंचे थे। लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन के वहां से निकलते ही रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए। बताया गया कि इसके बाद यूक्रेन ने भी हमले तेज कर दिए ताकि रूसी फौज को सबक सिखाया जा सके। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन अब खैरसॉन में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों में बड़े हमले की तैयारी में जुट गया। बताया जा रहा है कि वो खैरसॉन में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है ताकि रूसी फौज पर ऐसे भीषण हमले किए जाएं कि वो पूरे खैरसॉन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि खैरसॉन की लड़ाई अब यूक्रेन के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आरोप है कि पुतिन की फौज आम लोगों पर हमले कर रही है। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन ने भी अब आर पार की जंग लड़ने का मन बना लिया। इधर पंजाब के मोहाली में भगोड़े अमृतपाल के 2 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। वहां पंजाब और दिल्ली पुलिस की टीमों ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि उन्हें मोहाली के सेक्टर 89 की एक इमारत में अमृतपाल के छिपे होने की सूचना मिली थी। हालांकि जब पुलिस ने इमारत की तलाशी ली तो वहां अमृतपाल नहीं मिला, लेकिन इमारत में किराए पर रहने वाले उसके 2 साथियों को पकड़ लिया गया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च से ही फरार है और कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इमरान ने आरोप लगाया कि आसिम मुनीर इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी कीमत पर सत्ता में उनकी वापसी न हो सके, और इसके लिए वो उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने में जुटे हैं। पिछले हफ्ते 14 अप्रैल को इमरान खान ने लाहौर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का साथ देना चाहिए, क्योंकि उनकी दलील है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही लोकतंत्र बचा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना प्रमुख आसिम मुनीर सबसे ताकतवर शख्स हैं और उनके ही इशारे पर पाकिस्तान की सरकार चलती है। मतलब आसिम मुनीर जो फैसला लेते हैं उसे शहबाज शरीफ की सरकार आंख मूंद कर मानती है, और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना शहबाज शरीफ की सरकार का पक्ष ले रही है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार पंजाब प्रांत में चुनाव नहीं कराना चाहती, जबकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। लेकिन आरोप है कि शहबाज शरीफ की सरकार पंजाब प्रांत में अभी चुनाव नहीं कराना चाहती। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को पैसे नहीं दिए, जबकि कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनाव कराने के लिए 10 अप्रैल तक पैसे दे दिए जाएं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार को 2100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव न कराने की जिद पर अड़ी पाकिस्तान सरकार ने तय वक्त के बाद भी पैसे नहीं दिए, और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 14 मई तक चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। असल में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पंजाब प्रांत में 8 अक्टूबर तक चुनाव टालने का फैसला सुनाया था, जिसे इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन इमरान खान का आरोप है कि कोर्ट के आदेश को भी शहबाज शरीफ की सरकार मानने को तैयार नहीं है। और उनका ये भी आरोप है कि ये सारा खेल सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इमरान खान आसिम मुनीर पर भड़के हुए हैं और उन्होंने ईद के बाद लोगों से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया, ताकि शहबाज शरीफ पर चुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा सके। लेकिन बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां सड़कों पर सियासी संग्राम छिड़ सकता है। हालांकि शहबाज शरीफ की सरकार ने चुनावों को टालने के लिए एक अलग ही प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सेना आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में है। खबर के मुताबिक वहां हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस पर मोहर भी लग गई, और उस बैठक में पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे, जिनकी अगुवाई में टीटीपी पर स्ट्राइक की तैयारी है। लेकिन पाकिस्तान में इस अभियान को चुनाव टालने के एक बहाने के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पंजाब प्रांत के चुनावों में देरी के लिए सुरक्षा बल की कमी का हवाला दिया जा सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि भारत को घेरने के लिए चीन कमजोर देशों की मजबूरी का फायदा उठाने में जुटा है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत के आगे वो टिक नहीं पाएगा, और इसी वजह से चीन भारत को घेरने के लिए नई साजिश रचने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि भारत से मुकाबले के लिए चीन आसपास के कमजोर देशों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, और उसके निशाने पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जो इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो पाई पाई के लिए तरस रहा है। उसके पास न पैसा है और न ही अपने लोगों को खिलाने के लिए अनाज। आसमान छूती महंगाई की वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आटे और खाने पीने की दूसरी चीजों के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर जंग छिड़ी हुई है,
और कुछ ऐसे ही हालात अफगानिस्तान में भी हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए चीन के साथ समझौता करने और रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इसी मजबूरी को एक मौके की तरह देख रहा है। और दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए चीन अफगानिस्तान में निवेश कर रहा है। साथ ही वो कंगाल हो चुके पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दिया है ताकि आने वाले समय में वो पाकिस्तान को अपने इशारों पर चला सके। इसी तरह चीन तालिबान से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान में पानी की तरह पैसे बहा रहा है। मतलब चीन की कोशिश है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए भारत को घेर सके। इधर अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि राज्य में अब कोई माफिया सरगना किसी को भी धमकी नहीं दे सकता। और ये बात उन्होंने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कभी उत्तर प्रदेश की पहचान के लिए संकट थे, अब उनके लिए संकट पैदा होता जा रहा है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उनकी सरकार के दौरान राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। उधर अशोक गहलोत के मंत्री महेश जोशी पर जयपुर में मामला दर्ज हो गया। उन पर एक चाय वाले को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा। जिसने आत्महत्या से पहले बनाए वीडियो में अशोक गहलोत के मंत्री महेश जोशी का नाम लिया, जो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है। वहीं उस चाय वाले के परिवार ने आरोप लगाया कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। इस बीच आखिरकार बाइडेन ने तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड करने की डील को मंजूरी दे दी। अपनी वायुसेना की ताकत को बरकरार रखने के लिए तुर्की के लिए यह डील बहुत जरूरी थी, लेकिन तुर्की फिनलैंड और स्वीडन की नेटो सदस्यता पर अड़ंगा लगाए बैठा था, इसलिए अमेरिका भी अड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही तुर्की ने फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने पर हामी भरी, उसके करीब 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने भी तुर्की को F-16 जेट का अपग्रेड पैकेज देने का ऐलान कर दिया और तुर्की की अरसे से अटकी मुराद पूरी हो गई। अब तक तुर्की अपने पुराने हो चुके F-16 लड़ाकू विमानों से काम चला रहा था, लेकिन अमेरिका से डील करने के बाद तुर्की अपने F-16 के बेड़े में जान फूंक सकेगा। वैसे तो अमेरिका की तरह तुर्की भी नेटो का सदस्य है, लेकिन तुर्की के तीखे तेवरों ने अमेरिका की त्योरियां चढ़ाई हुई थी। तुर्की फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को नेटो का सदस्य बनाने पर राजी ही नहीं था। और किसी भी देश को नेटो में शामिल करने के लिए सभी सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए अमेरिका भी तुर्की की F-16 को अपग्रेड करने की मांग सुनने को तैयार नहीं था। इसी वजह से माना जा रहा था कि अमेरिका तुर्की को ब्लैकमेल कर रहा है। पर तुर्की फिनलैंड पर मान गया, इसलिए अमेरिका ने उसकी आधी डिमांड पूरी कर दी। तुर्की को अमेरिका से नए F-16 जेट अब भी नसीब नहीं होने वाले, क्योंकि उसने स्वीडन की राह में अब तक रोड़ा अटकाया हुआ है। तुर्की ने अक्टूबर 2021 से अमेरिका से 40 नए F-16 फाइटर जेट खरीदने की अपील की हुई है, लेकिन वो डील अमेरिका की संसद में अटकी पड़ी है। अमेरिका की संसद साफ कर चुकी है कि जब तक तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन दोनों को नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा, तब तक डील नहीं होगी। F-16 को अपग्रेड करने वाली डील की भी असली अग्नि परीक्षा अमेरिका की संसद में ही होगी। अमेरिका की सरकार का प्रस्ताव अब वहाँ की संसद में पहुंचेगा और उसकी मंजूरी के बाद ही तुर्की को मदद मिल पाएगी। उधर रूस ने ऐलान किया कि उसने बेलारूस को परमाणु हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे दी है। यानी बेलारूस को बस रूस के परमाणु बम मिलने की देर है। एक बार उसके हाथ परमाणु हथियार लग गए तो यूक्रेन और यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। पुतिन ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि वो रूस के कुछ परमाणु बम अपने दोस्त और पड़ोसी बेलारूस में तैनात करने वाले हैं। और उन परमाणु हथियारों को चलाना सिखाने के लिए रूस ने बेलारूस की वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी। रूस ने दावा किया कि बेलारूस के पायलट परमाणु बम लॉन्च करने में माहिर हो चुके हैं। अगर बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात हो गए तो यूक्रेन की राजधानी कीव खत्म है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है और उसके बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का ही है। यानी पुतिन की तैयारी यूक्रेन को 2 दिशाओं से घेरने की है। रूस खुद यूक्रेन का पड़ोसी है, इसी वजह से पिछले साल रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी और अब बेलारूस में भी रूस के परमाणु हथियारों का अड्डा होगा। पुतिन के इस फैसले से यूक्रेन के साथ साथ नेटो के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इससे नेटो भी पुतिन के परमाणु बमों के रेडार पर आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि बेलारूस पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों का भी पड़ोसी है। बेलारूस इनसे 1250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है और पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया नेटो के सदस्य हैं। इसी वजह से बेलारूस की अपने इन तीनों पड़ोसियों से रत्ती भर नहीं बनती। अब तक वो अपने दुश्मनों को बस धमकी ही देता आया है, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्ब बेलारूस की जमीन पर तैनात होंगे और बेलारूस के दिमाग का कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से यूक्रेन से लेकर अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन नेटो तक परेशान है। ऊपर से पुतिन अपने जो परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने जा रहे हैं वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कभी भी किसी भी जंग में नहीं चलाए गए हैं।
लेकिन पुतिन के तेवर देखकर लग रहा है कि जो आज तक नहीं हुआ वो यूक्रेन की जंग में हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की रेंज कम होती है और वो साइज में भी छोटे होते हैं, लेकिन वो मुसीबत बड़ी होते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जंग में एक खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह कर देता है। वो चलाने में भी आसान होते हैं और अमेरिका का अनुमान है कि रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर इतने बम रूस ने चला दिए तो यूक्रेन का भगवान ही मालिक है। इधर लापता भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर का रेस्क्यू कर लिया गया। नेपाल की अन्नपूर्ण चोटी से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, जिसे फतह करने के बाद लौटते वक्त वो लापता हो गई थी। उन्हें नेपाल की अन्नपूर्ण चोटी से रेस्क्यू कर काठमांडू लाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की रहने वाली बलजीत कौर पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 1 महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली 4 चोटियों को फतह किया था। उधर हरियाणा के करनाल में एक राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में दबकर वहां काम करने वाले 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के समय राइस मिल में करीब 150 लोग सो रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक इमारत गिरने के बाद कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। धड़ के सारा मकान गिर गया और पूरा आग लग गया था। बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके पिता के घर में दबिश दे दी। पुलिस को खबर मिली थी कि वो अपने मायके में छिपकर बैठी है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच पाती, शाइस्ता के घर वाले वहां से फरार हो गए। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में मौजूद शाइस्ता के पिता के घर में ताला लटका नजर आया। आरोप है कि पकड़े जाने के डर से शाइस्ता के घर वाले वहां से सारा कीमती सामान और दस्तावेज लेकर भाग गए। घर आपको मैं दिखा रहा हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये सारे घर की जो अलमारियां हैं यहाँ पर खुली हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता बचने के लिए सबसे पहले इसी घर में आकर छिपी थी, जिसकी खबर पुलिस को लगते ही शाइस्ता समेत उसके घर वाले यहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन पुलिस को इस बात का पूरा भरोसा है कि शाइस्ता अब भी आसपास ही कहीं छिपकर बैठी है। यही वजह है कि पुलिस ने प्रयागराज के कई हिस्सों में उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया, जिसकी एक तस्वीर आई प्रयागराज के पास मौजूद भरेठा गांव से, जहां पुलिस की एक टीम तैनात नजर आई। असल में अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब इसी गांव से है और पुलिस को शक है कि बचने के लिए जैनब और शाइस्ता यहां छिप सकते हैं। पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की कोई चूक हो, क्योंकि शाइस्ता परवीन का मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पुलिस की एक टीम वहां 24 घंटे नजर रख रही है ताकि शाइस्ता को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अतीक अहमद के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को घेरने की तैयारी हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं आयकर विभाग बहुत जल्द मुख्तार अंसारी से उसकी बेनामी संपत्ति के बारे में जेल में पूछताछ कर सकता है। यही नहीं शक है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के कई करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, जिनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी भी शामिल है। खबर है कि मुख्तार अंसारी पर 3 चरण में कार्रवाई की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं ये कार्रवाई मुख्तार अंसारी की 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर होगी, जिसके बारे में मुख्तार अंसारी से जेल के अंदर पूछताछ हो सकती है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। और इस बीच आयकर विभाग ने भी मुख्तार अंसारी की नींद उड़ाने की तैयारी कर ली और ऑपरेशन पैंथर चला दिया। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से जेल के अंदर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आयकर विभाग को उसकी 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के बारे में पता लगाना है। सूत्र बता रहे हैं कि आयकर विभाग को शक है कि मुख्तार अंसारी ने बेनामी संपत्ति का अंबार खड़ा करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई। यह भी पता चला है कि इन बेनामी संपत्तियों में जो कंपनियां सामने आई हैं, उनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत उसके अनेक करीबी लोग भी डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। मतलब ये कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसकी पत्नी और दूसरे कई करीबियों पर भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि आयकर विभाग उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आयकर विभाग ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू भी कर दिया। खबर है कि उसकी संपत्ति का पता लगाने के लिए आयकर विभाग 3 चरण में कार्रवाई करेगा, जिसके तहत पहले चरण में मुख्तार अंसारी की 127 करोड़ की संपत्ति की पहचान की जाएगी। दूसरे चरण में आयकर विभाग उन संपत्तियों को जब्त करेगा और तीसरे चरण में इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें आयकर विभाग मुख्तार अंसारी से जेल में पूछताछ की इजाजत मांगेगा और इजाजत मिलते ही आयकर विभाग के अधिकारी जेल में बंद मुख्तार अंसारी के पास पहुंच जाएंगे, जहां मुख्तार अंसारी से उसके काली संपत्ति के बारे में पूछताछ हो सकती है। वैसे आयकर विभाग इस मामले में ऑपरेशन पैंथर के तहत कार्रवाई शुरू कर चुका है। उसने मुख्तार अंसारी की एक प्रॉपर्टी को 11 अप्रैल को जब्त किया था, जिसे मुख्तार अंसारी की 127 करोड़ की संपत्ति का ही हिस्सा माना जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि उस संपत्ति के बदले में कोई चेक नहीं दिया गया। आयकर विभाग के ऑपरेशन पैंथर के तहत पता चला कि मुख्तार अंसारी की यह संपत्ति गाजीपुर में है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई,
लेकिन मुख्तार अंसारी ने यह रकम चुकाई ही नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि इसी को आधार बनाकर आयकर विभाग ने यूपी के बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बाकी की काली संपत्ति का पता लगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, मुमकिन है कि इसके बाद वो कई और जांच एजेंसियों की जांच के फंदे में भी फंस जाए। यानी अतीक अहमद की प्रयागराज में मिली अवैध संपत्तियों के बाद मुख्तार अंसारी की काली प्रॉपर्टी की बारी है, और हो सकता है उस पर भी वैसे ही बुलडोजर चले जैसे अतीक के ठिकानों पर चला था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी। इन राज्यों में अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हीट वेव की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले कुछ दिनों में इन राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर मुंबई में अमेरिका की कंपनी एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर खोल दिया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने उस स्टोर का उद्घाटन किया और इस मौके पर वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। बताया गया कि एप्पल स्टोर से खरीदारी करने के लिए कुछ लोग तो वहां देर रात से ही लाइन लगाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि इस स्टोर के जरिए एप्पल अपने कई ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहा है जिन्हें ऑनलाइन मंगाने पर कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इस बीच चीन से डरा ताइवान अब अमेरिका से 400 एंटी शिप मिसाइलें खरीदेगा ताकि चीन को हर हाल में सबक सिखाया जा सके, क्योंकि बीते कुछ महीनों से चीन ने ताइवान की नाक में दम कर रखा है। दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ताइवान का आरोप है कि चीन के कई जंगी जहाज उसे घेर रहे हैं, यानी ताइवान को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं जहाजों से है। यही वजह है कि ताइवान भी अब पूरी तरह से सतर्क हो गया, क्योंकि अगर चीन के साथ जंग शुरू हो गई तो उसे चीन के जंगी जहाज तबाह करने होंगे। इसीलिए ताइवान ने अमेरिका के साथ 400 एंटी शिप हार्पून मिसाइलों को खरीदने का सौदा किया, ताकि किसी भी सूरत में उसकी सेना चीन के आगे कमजोर न पड़े। चीन ताइवान को समंदर में घेर रहा है और उससे निपटने के लिए ताइवान को हार्पून जैसी खतरनाक मिसाइलों की जरूरत होगी, क्योंकि इन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। इन्हें बड़े जहाजों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। ये मिसाइलें किसी भी मौसम में हमले करने में सक्षम है, यानी खराब से खराब मौसम में भी ये दागी जा सकती हैं। इन मिसाइलों की रेंज 250 किलोमीटर है। ताइवान ने 2020 में अमेरिकी एंटी शिप हार्पून मिसाइलों को खरीदने का प्लान बनाया था, लेकिन अब इनकी खरीद पर अमेरिका से उसकी बात बन गई। हालांकि इससे पहले ताइवान ने अमेरिका से युद्धपोत के जरिए दागी जाने वाली हार्पून मिसाइलें खरीदी थीं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली हार्पून मिसाइलें ताइवान को मिलेंगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन का जंगी जहाज इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात होने वाला है, जो लगातार वहां गश्त लगाएगा, जबकि इससे पहले ब्रिटेन का कोई भी जंगी जहाज वहां स्थायी तौर पर तैनात नहीं रहता था। लेकिन अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटेन ने भी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को आंखें दिखानी शुरू कर दी और पहली बार वहां स्थायी तौर पर जंगी जहाज तैनात करने का फैसला किया, जबकि इससे पहले ब्रिटेन के जंगी जहाज वहां आते जाते रहते थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब उसका जहाज इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार गश्त लगाएगा, यानी चीन का एक और दुश्मन उसकी नाक में दम करने के लिए तैयार है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने खुलकर कहा कि यह फैसला चीन की वजह से लिया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से ताइवान के मुद्दे पर एशिया का माहौल गर्म है, जिसने ब्रिटेन को उसकी सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, ब्रिटेन के एक अधिकारी ने बयान दिया कि चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकने के लिए ब्रिटेन को इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूदगी दर्ज करानी होगी और इसीलिए ब्रिटेन वहां टाइप 31 फ्रिगेट तैनात करेगा, जो उसके सबसे खतरनाक जंगी जहाजों में एक है, जिन पर मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगे होते हैं, जो एक साथ कम से कम 16 मिसाइलें दाग सकते हैं। यानी ब्रिटेन ने चीन को आंखें दिखाने के लिए ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक जंगी जहाज भेजा जो अमेरिका के यूएसएस मिलियस की टक्कर का है। और जैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के जंगी जहाज इंडो पैसिफिक रीजन में पहुंचेंगे, चीन का दम घुटने लगेगा। वैसे इस इलाके में ब्रिटेन के 2 मिलिट्री बेस हैं, लेकिन उसने कभी वहां स्थायी तौर पर जंगी जहाज तैनात नहीं किए। लेकिन 5 दशक में पहली बार ब्रिटेन ने वहां युद्धपोत भेजने का फैसला किया, जो दिन रात चीन की नाक में दम करने के लिए वहां डटा रहेगा। वैसे भी अमेरिकी जहाजों ने उसके होश उड़ाए हुए हैं, क्योंकि पहले अमेरिका का यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी में घुसा और चीन के स्प्रैटली आइलैंड्स के पास घुमा, और फिर उसने अपने निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के नजदीक भेज दिया, जिसका चीन के जंगी जहाज से आमना सामना होते होते बचा। अब ब्रिटेन का जंगी जहाज भी साउथ चाइना सी में घूमेगा, जिसे देखकर चीन के सीने में दर्द उठेगा, क्योंकि उसकी धमकी का पश्चिमी देशों पर असर ही नहीं पड़ रहा और उनके जहाज लगातार उन इलाकों में घूम रहे हैं जहां चीन अपना कब्जा होने का दावा करता है। इधर एनआईए लॉरेंस बिश्नोई का खालिस्तानी कनेक्शन खंगालेगी। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिन की रिमांड मांगी, जिसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया। एनआईए लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तान से जुड़े मामलों में पूछताछ करेगी। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कबूल किया कि पाकिस्तान में पलने वाले कई आतंकियों को वहां के नेताओं का समर्थन मिला हुआ, जिसकी वजह से कई आतंकी संगठनों को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला और अब वो उस ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही कर रहे हैं।
असीम मुनीर का इशारा टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर था, क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद टीटीपी को काफी मजबूती मिली और पाकिस्तान में इस आतंकी संगठन ने कई घातक हमलों को अंजाम दिया। 2022 में नवंबर महीने के बाद से वहां आतंकी हमलों में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि टीटीपी ने 2019 से चल रहे सीज फायर को खत्म कर दिया और हर रोज वहां के किसी न किसी इलाके में गोलीबारी या बमबारी शुरू कर दी, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मतलब ये कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को अपने फायदे के लिए पाला पोसा, अब वो खुद उनका ही शिकार हो गया। और यही बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को चुभ रही है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद के खिलाफ खोखली नीतियों की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि उनका मानना है कि टीटीपी को लेकर सरकारों के सॉफ्ट कॉर्नर और लापरवाह नीतियों की वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद की नई लहर आ गई। पाकिस्तान में आतंकी मामलों पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च यानी पहली तिमाही में 219 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 358 लोगों की मौत हो गई। यही वजह है कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब कह रहे हैं कि आतंकियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातचीत उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देती है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में खुफिया पुलिस स्टेशन चलाने के आरोप में चीन के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। दावा है कि वहां चीन से आकर बसे लोगों को धमकाने के लिए पुलिस स्टेशन खोला गया और इस मामले में चीन की पुलिस के 34 अधिकारियों के शामिल होने के भी आरोप लगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन का यह पुलिस स्टेशन चोरी छिपे अमेरिका में न्यूयॉर्क के चाइना टाउन इलाके में पिछले साल जनवरी महीने से ही चलाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोप है कि चीन के वो एजेंट सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका में रहने वाले चीन के उन लोगों को धमकाते थे जो चीन की सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन दावा है कि उनकी धमकियों से परेशान होकर कैलिफोर्निया में रहने वाले चीन के एक नागरिक ने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI से शिकायत कर दी, जिसके बाद FBI ने एक्शन लेते हुए वहां चीन के खुफिया पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश कर दिया और जांच में पता चला कि वो पुलिस स्टेशन चीन की सरकार के इशारे पर चलाया जा रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने चीन पर उसके देश में दखलंदाजी करने का आरोप लगा दिया। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब चीन पर दूसरे देशों में खुफिया तरीके से पुलिस स्टेशन चलाने के आरोप लगे हों। यूरोप में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली सेफगार्ड डिफेंडर्स नाम की संस्था के मुताबिक दुनिया के कई देशों में चीन की पुलिस इसी तरह के सेंटर चला रही है। इधर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE से खैरात मिल गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए सेना प्रमुख का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जब खुद शहबाज शरीफ मदद के लिए सऊदी अरब और UAE गए थे तो उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। असल में IMF ने पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखी थी कि कर्ज लेने से पहले उसके पास उसे चुकाने की गुंजाइश होनी चाहिए। और इसी के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और UAE की सरकार से गुहार लगाई थी, ताकि पाकिस्तान को IMF से तुरंत $110 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 9,000 करोड़ की मदद मिल सके। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले ही ये दावा किया था कि पाकिस्तान में शहबाज नहीं बल्कि सेना ही सुपर पावर है और दूसरे देशों से कर्ज न मिलने पर सेना के आगे आने से उनकी इस बात पर मोहर लग गई। उधर भारत की जासूसी करने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दावा है कि उसने श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर भारत की जासूसी करने का प्लान तैयार कर लिया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए चीन ने म्यांमार के कोको द्वीप पर एक सैन्य अड्डा लगभग तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, दावा है कि चीन श्रीलंका से दोस्ती बढ़ाकर भारत को घेरने की तैयारी में जुट गया है। बताया गया कि चीन श्रीलंका में एक रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम बनाने की तैयारी में है, जिसको बनाने में श्रीलंका भी उसकी मदद कर रहा है। यानी भारत को घेरने के लिए चीन ने एक और खतरनाक चाल चली है। अगर श्रीलंका में चीन सैटेलाइट स्टेशन को तैयार कर पाता है तो उसके लिए भारत की जासूसी करना आसान हो जाएगा और इसीलिए चीन ने कोको द्वीप पर भी सैन्य अड्डा बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कुछ दिन पहले ही कोको द्वीप की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें देखा गया कि वहां तेजी से सैन्य अड्डा तैयार किया जा रहा है। ये द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी चीन म्यांमार के साथ मिलकर खेल रहा है। लेकिन अगर वो एक बार श्रीलंका में सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो गया तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन इसका इस्तेमाल भारत की जासूसी कर संवेदनशील जानकारियों को इंटरसेप्ट करने के लिए कर सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने 2 कट्टर दुश्मन देश फिलिस्तीन और इजरायल में समझौता कराने का ऑफर दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता 2014 से रुकी हुई है, जिसे दोबारा शुरू कराने के लिए चीन मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने के बाद वो इन 2 कट्टर दुश्मनों के बीच शांति समझौता करा देगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के विदेश मंत्री ने इसके लिए इजरायल और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और दोनों देशों से शांति बनाए रखने और बातचीत को फिर से शुरू करने की अपील की। लेकिन चीन इसे जितना आसान समझ रहा है असल में वो उतना आसान है नहीं,
क्योंकि फिलिस्तीन और इजरायल की जंग ही ईरान और सऊदी अरब के करीब आने की बड़ी वजह बना। माना जा रहा है कि इजरायल को जवाब देने के लिए ही मुस्लिम देश एकजुट हुए थे। हालांकि अगर फिलिस्तीन से इजरायल की जंग खत्म हो गई तो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में अमन चैन कायम हो जाएगा, लेकिन ये किसी सुंदर सपने से कम नहीं है। इधर राजस्थान के जोधपुर में दक्षिण कोरिया से आई एक यूट्यूबर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। घटना उस वक्त हुई जब वो यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वो लड़का उसका पीछा करने लगा, जिससे वो महिला डर गई और चिल्लाने लगी। फिर भी वो उसका पीछा करता रहा। हालांकि किसी तरह उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जो उसकी मेडिकल टीम के द्वारा भी उसकी जांच कराएंगे मानसिक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर केरल ट्रेन आगजनी मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 2 अप्रैल को शाहरुख नाम के आरोपी ने केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच केरल की पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब केरल ट्रेन आगजनी मामले की जांच एनआईए करेगी। उधर भारत की रॉकेट फोर्स से पाकिस्तान और चीन टेंशन में आ गए, क्योंकि दोनों को यह अच्छे तरीके से पता है कि अगर अब उन्होंने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की तो उनका अंजाम बुरा होगा। यानी भारत पाकिस्तान और चीन में जो डर पैदा करना चाह रहा था उसमें वो कामयाब हो गया। असल में बीते कुछ महीनों में चीन ने भारत को अलग अलग तरह से परेशान करने की कोशिश की, इसीलिए भारत ने भी उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया और रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी में जुट गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय 250 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का ऑर्डर देने वाला है, क्योंकि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें बेहद खतरनाक होती हैं। ये 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अभी इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने पर भी काम चल रहा है, ताकि इस मिसाइल को और ज्यादा खतरनाक बनाया जा सके। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की नींद गायब हो गई। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, इसीलिए भारत अब रॉकेट फोर्स तैयार करने में जुटा है। इस फोर्स का काम सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमले को अंजाम देना है। रॉकेट फोर्स के बनने से भारत दुश्मनों पर तेजी से हमले करने में कामयाब हो पाएगा। यानी अगर कभी चीन और पाकिस्तान से जंग होती है तो भारत उन्हें तत्काल मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश चिली और पेरू के बॉर्डर पर सैकड़ों शरणार्थी फंस गए। वहां गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने से पहले उन्हें पकड़ लिया गया, जिसके बाद वो अपने देश वापस भेजे जाने की मांग करने लगे। लेकिन जब उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास पासपोर्ट तक नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें वहीं रोक लिया गया। इस बीच पुलिस सूत्रों ने यह दावा किया कि अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए बिल्डरों और कारोबारियों से पैसों की वसूली भी करता था, जिससे जुड़ी एक पर्ची भी सामने आई, जिसमें अतीक अहमद के नाम दी गई रकम का जिक्र था। कारोबारियों से लिए गए पैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा करवाए जाते थे। ऐसी ही एक पर्ची न्यूज 18 को मिली, जिस पर अतीक के नाम 3.5 लाख की रकम लिखी थी। इस पर 26 मार्च 2014 की तारीख और खाता नंबर भी लिखा नजर आया। बिल्डर और कारोबारियों से पैसे वसूलने के लिए गुलाबी और सफेद 2 तरह की पर्चियों का इस्तेमाल किया जाता था और उसी हिसाब से पैसे लिए जाते थे। 3 से 5 लाख तक के लिए गुलाबी पर्ची, जबकि 5 लाख से ज्यादा रुपए की वसूली के लिए सफेद पर्ची दी जाती थी। उधर ताइवान पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन के नजदीक भेज दिया। हाल ही में चीन ने इस सीमा को पार 3 दिनों तक ताइवान पर हमले की जोरदार प्रैक्टिस की थी और इसके साथ ही चीन ने ताइवान पर कभी भी हमला करने की धमकी भी दी थी। उसकी इस चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने अपनी नौसेना के 7वें बेड़े के यूएसएस मिलियस को उसके सामने खड़ा कर दिया। यानी अमेरिका चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है, क्योंकि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी थी। यह अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है, लेकिन चीन ने कभी भी इस लाइन को नहीं माना। और जब हाल ही में उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर गईं, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद चीन ने अपने कई युद्धपोतों, जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के साथ मिलिट्री ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास के खत्म होने के बाद भी चीन के कई जंगी जहाज ताइवान की सीमा से नहीं लौटे और उन्होंने ताइवान को घेरे रखा। लेकिन अब अमेरिका ने अपने युद्धपोत को उसके सामने खड़ा कर जंग की आशंका को और भड़का दिया। इस खतरे को देखते हुए चीन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। माना जा रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर पहले से ही बौखलाया चीन इस पर पलटवार जरूर करेगा, लेकिन अगर चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया तो फिर अमेरिका के साथ उसकी जंग शुरू होने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि अमेरिका ने यूएसएस मिलियस के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने को रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बताया, लेकिन चीन के सख्त तेवरों से साफ है कि अमेरिका और उसके बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है। इस बीच अफ्रीकी देश सूडान में 4 दिन से जारी हिंसा में 185 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सूडान पर राज करने के लिए वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। एक दिन पहले सूडान की सेना ने आरएसएफ को भंग करने का आदेश भी दे दिया, लेकिन फिर भी उसके सैनिक नहीं रुके।
और सूडान की राजधानी खर्तूम का मंजर ऐसा नजर आया मानो यूक्रेन हो। वहां दिन दहाड़े हुई एयर स्ट्राइक ने जमीन हिला दी और आसमान में धूल का गुबार छा गया। सामने आई दूसरी तस्वीर में शहर में जगह जगह आग लगी दिखी। अंधेरा हो गया लेकिन लड़ाई फिर भी नहीं थमी। जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई दी। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच जंग भरी आबादी से दूर किसी खाली मैदान में नहीं हो रही, बल्कि रिहायशी इलाके के बीचों बीच दोनों तरफ से टैंक, तोप और घातक हथियार चलाए जा रहे हैं, जिस वजह से सूडान में मरने वाले लोगों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। वहां कई भारतीय भी फंसे हैं। उन भारतीयों से न्यूज 18 ने वीडियो कॉल पर बातचीत की तो उन्होंने खुद को सूडान से निकालने की गुहार लगा दी। क्योंकि सूडान में फंसे भारतीयों ने न्यूज 18 को बताया कि 10 बाय 10 के एक कमरे में 8-8 लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। होटल के अंदर होने के बावजूद उन्हें मौत का डर सता रहा है। इंडिया में कैसी दीपावली होती है वैसे ही यहाँ पे गोली का आवाज यहाँ पे चल रहे हैं। सूडान में फंसे भारतीयों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी हैं। न्यूज 18 ने जब खाने के बारे में सवाल किया तो महिलाएं तो फूट फूट कर रो पड़ी और पुरुषों ने ऐसा हाल बताया कि रोंगटे ही खड़े हो जाएं। टॉयलेट का पानी पिया हमने 2 दिन में, अभी बाद में टॉयलेट का भी पानी नहीं है। लोगों ने बताया कि उनके खाने के लाले तो पड़े ही हैं, उन्हें बिजली भी नसीब नहीं हो रही। इधर खुफिया एजेंसियों से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक LAC के पास चीन अपने बॉर्डर डिफेंस ब्रिगेड के सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग यानी बिना हथियारों के युद्ध लड़ने का अभ्यास कराया जा रहा है। और खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों के पहले बैच की ट्रेनिंग 7 दिन पहले शुरू हो चुकी है। इस खास ट्रेनिंग के लिए वहां की बॉर्डर डिफेंस ब्रिगेड के 1800 सैनिकों को चुना गया, जिन्हें अलग अलग बैच में 15-15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ये ट्रेनिंग एरिया LAC के पास अरुणाचल प्रदेश के किबिथु के दूसरी ओर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही चीन सीमा के पास के इलाकों का दौरा किया था और चीन को कड़ा संदेश दे दिया था, जिससे चीन बुरी तरह बौखला गया और इसी बौखलाहट में उसने अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम बदल दिए। और अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदलने वाली हरकत को जब भारत ने खारिज कर दिया तो अब वो अपने सैनिकों को सीमा के पास स्पेशल ट्रेनिंग देने में जुट गया है। और खुफिया एजेंसियों से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेनिंग को चीन की बॉर्डर डिफेंस ब्रिगेड के सीनियर अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे तो हर साल चीनी सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान हथियारों को चलाने का अभ्यास होता था, लेकिन इस साल चीन अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि तवांग हो या डोकलाम, सीमा पर हर जगह भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को बिना हथियारों के ही धूल चटा दी थी। यही वजह है कि वो अपने सैनिकों को अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग यानी बिना हथियारों के युद्ध लड़ने का अभ्यास करा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के वकील के घर के पास किसी ने बम फोड़ दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें गली के अंदर सफेद धुएं का गुबार नजर आया और लोग चिल्लाते दिखे। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग गली से भागते दिखे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी गली में एक और बम धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद असद को 80 लाख रुपए दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस रकम का इस्तेमाल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के लिए किया गया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि अतीक ने प्रयागराज के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज लिखा था, जिसमें उसने साफ किया था कि उसके लड़के न तो डॉक्टर बनेंगे और न ही वकील। बिल्डर को धमकाते हुए उसने ये भी लिखा कि सिर्फ हिसाब होना बाकी है, जिसे वो बेहद जल्द शुरू कर देगा। मतलब अतीक ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को यह धमकी दी थी कि अगर उसने 5 करोड़ रुपए की रकम नहीं दी तो उसका हिसाब कर दिया जाएगा, मतलब उसे जान से मार दिया जाएगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने व्हाट्सएप से भेजे गए अपने मैसेज में ईडी का भी जिक्र किया था। बिल्डर पर दबाव बनाने के लिए उसने ये भी लिखा था कि उसे पैसों की जरूरत है और वो फौरन असद को पैसे दे दे। अतीक अहमद ने व्हाट्सएप मैसेज के आखिर में ये लिखा कि वो अभी मरने वाला नहीं है, वो कसरत करने के साथ दौड़ता भी है। और तो और उसने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को गुजरात की साबरमती जेल में आकर मिलने के लिए भी कहा था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद इसी साल जनवरी से लगातार मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दे रहा था और पैसे देने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, जिससे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम काफी परेशान था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी अतीक उससे पैसों की वसूली करता था, जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्लिम 2007 में प्रयागराज छोड़कर लखनऊ आ गया था। लेकिन शहर बदलने के बाद भी अतीक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सूत्रों का दावा है कि अतीक की जेल से धमकी और मैसेज मिलने के बाद मोहम्मद मुस्लिम काफी डर गया था और इसीलिए उसने जान बचाने के लिए अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। अतीक के इस व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि यूपी पुलिस और ईडी के एक्शन से वो कितना डरा हुआ था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक बिल्डरों और कारोबारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था, जिसके लिए गुलाबी और सफेद पर्ची जारी की जाती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होता था, जबकि सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था।
मतलब जेल में रहकर भी अतीक वसूली का धंधा चला रहा था। इस बीच यूपी में माफिया सरगनाओं के खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली। उन्होंने 61 गैंगस्टरों के नाम की एक लिस्ट बनाई, जिन पर योगी सरकार गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी में है, ताकि यूपी को अपराध मुक्त बनाया जा सके। योगी सरकार ने इस लिस्ट में शराब से लेकर खनन, पशु और वन माफिया सरगनाओं के नाम शामिल किए। उधर इजराइल ने एक बार फिर दोहराया कि वो ईरान के खिलाफ लड़ता रहेगा और हर कीमत पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा। इजराइल का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान ने इजराइल को अकेला करने की मुहिम छेड़ रखी है और मुस्लिम देशों को एक करने में जुटा है, जिसके लिए वो ना तो पुरानी दुश्मनी याद रख रहा है, न ही शिया सुन्नी विवाद, क्योंकि ईरान के लिए इजराइल से दुश्मनी हर दुश्मनी से ऊपर है। ईरान की इन सारी कोशिशों की खबर इजराइल तक भी पहुंची और नेतन्याहू ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसी उनसे उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने दो टूक कह दिया कि इजराइल ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह दावा खुद इजराइल नहीं किया था और ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर बातचीत का दावा किया था। रही बात सऊदी अरब और यूएई की, तो ईरान इन दोनों देशों का फिर से दोस्त बन चुका है। तुर्की, बहरीन और कतर भी मुस्लिम देशों के मोर्चे में शामिल होने की राह पर चल पड़े हैं। यानी ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी में कामयाब हो रहा है और ये सब केवल और केवल अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि इस घटना ने ईरान को बैठे बैठाए इजराइल को घेरने का मौका दे दिया और उसने ये मौका भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इस मामले को यहूदी और मुस्लिमों के झगड़े में बदलने की कोशिश की और इसे मुस्लिमों के वजूद की लड़ाई बताने लगा, क्योंकि इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधार लिया, लेकिन इजराइल पर ईरान की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वो दुगनी ताकत से ईरान को रोकने की तैयारी में जुट गया और नेतन्याहू ने दुनिया के सामने डंके की चोट पर ईरान को धमकी दे दी और उसे यह बताया कि इजराइल की ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर है, जिसे वो बर्बाद करके मानेगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने अब अपना पूरा जोर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी को पकड़ने में लगा दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी ही यूपी एसटीएफ को अतीक की पत्नी शाइस्ता तक पहुंचा सकती है। अतीक और अशरफ की बहन आयशा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और वो भी फरार चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता भी आयशा नूरी के साथ ही मौजूद है और दोनों के प्रयागराज के कछार में छिपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी है, जो उन्हें पुलिस से बचाने में जी जान से जुटा है। मतलब यूपी एसटीएफ की टीम अतीक की बहन आयशा नूरी के जरिए शाइस्ता परवीन तक पहुंचने की कोशिश में है, जो करीब 40 दिन से पुलिस को छका रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आयशा नूरी ही शाइस्ता तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है, क्योंकि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक उसके हर कदम पर पूरी नजर रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार आयशा नूरी को पकड़ने का पूरा जाल तैयार हो चुका है, क्योंकि अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद और गुड्डू मुस्लिम के बाद आयशा नूरी ही वो किरदार है जो पुलिस के रडार पर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से पुलिस ने आयशा नूरी पर भी नजरें गड़ा रखी थी और अब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो शाइस्ता के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिपी हो सकती है। मतलब ये कि अगर आयशा नूरी हाथ लगी तो शाइस्ता भी पुलिस के शिकंजे में आ जाएगी, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयशा नूरी और शाइस्ता पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी उनके साथ साए की तरह चल रहा है। इसके अलावा आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन के साथ 6 से 7 महिलाएं बुर्का पहनकर हर वक्त मौजूद रहती हैं, ताकि दोनों की पहचान छिपी रहे और वो पुलिस से बचकर आसानी से निकल सके। यही नहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि यूपी एसटीएफ की टीम को चकमा देने के लिए शाइस्ता और आयशा लगातार लोकेशन बदल रही हैं। मतलब वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर रही। और इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए दोनों लगातार अपना फोन नंबर भी बदल रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी का घर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और उसके पति का नाम डॉक्टर अखलाक है, जहां उमेश पाल की हत्या करने के बाद गुड्डू मुस्लिम और अतीक का बेटा असद पहुंचा था। पुलिस को आयशा नूरी के घर का एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक एक दूसरे के गले मिलते दिखे थे। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की हत्या के पीछे की वजह उसकी काली कमाई हो सकती है, क्योंकि अतीक अहमद ने बड़े पैमाने पर अपने पैसों को देश के अलग अलग हिस्सों में निवेश कर रखा था और पुलिस के मुताबिक इसके लिए उसने कई कारोबारियों से रिश्ता जोड़ रखा था। सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही एक हीरा कारोबारी से उसका पैसों के लेन देन में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद अतीक अहमद कारोबारी पर बुरी तरह भड़का हुआ था।
सूत्रों का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश के उस हीरा कारोबारी के पास अतीक अहमद ने बड़ी रकम लगा रखी थी और उसी पैसे को लेकर उसका झगड़ा चल रहा था। और सूत्रों का कहना है कि अतीक की काली कमाई ही उसकी और अशरफ की हत्या की एक बड़ी वजह हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग लोगों के जरिए कई कारोबारों में लगा रखा था और यही काली कमाई उसकी और उसके भाई की मौत की वजह बन गई। सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद की पैसों की वजह से कई कारोबारियों से ठनी हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक बड़े हीरा कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अतीक ने काफी बड़ी रकम इस हीरा कारोबारी को निवेश के लिए दी थी, लेकिन बाद में पैसों के हिसाब को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और धीरे धीरे अतीक के साथ हीरा कारोबारी की दुश्मनी बढ़ती चली गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद मध्य प्रदेश का हीरा कारोबारी भी पुलिस के रडार पर है और जल्द ही वो भी इस हत्याकांड से जुड़ी जांच के दायरे में आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने सिर्फ हीरा कारोबारी के यहाँ ही नहीं बल्कि दिल्ली और प्रयागराज में कई संपत्तियों में भी काली कमाई लगा रखी थी और उसके पैसे का इस्तेमाल करके ही कई लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अतीक पर कानून का फंदा कसता गया, उसके पैसे से धंधा करने वालों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। ऐसे ही लोगों को धमकाने के लिए वो अपने बेटे असद का भी इस्तेमाल करता था, जिसका एक ऑडियो भी सामने आया। दावा है कि ऑडियो में असद की आवाज है और वो मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने के लिए धमका रहा था। जेल के लिए हमारे साथ जेल वेल हम न जा पाएंगे और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के काले कारोबार से जुड़े कई कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। इसीलिए पुलिस पैसों को लेकर अतीक और अशरफ की हत्या के एंगल को भी खंगाल रही है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के वकील के घर के पास किसी ने बम फेंक दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गली के अंदर सफेद धुएं का गुबार नजर आया और लोग चिल्लाते दिखे। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग गली से भागते दिखे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी गली में एक और बम धमाका हो गया। इसके बाद बम फेंकने वाले आरोपी वहां से फरार हो गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि धमाके अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्र के घर के पास हुए। एक लड़का जो है वो भागा है और भागने के बाद आगे भी उसने बम फोड़ा है। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि अतीक अहमद के वकील के घर पर बम से हमले की बात पूरी तरह गलत है। असल में जिस गली में बम धमाके हुए वहां दो पक्षों में पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर के बाहर बम फोड़ दिया। इसी गली में अतीक के वकील दयाशंकर मिश्र का भी घर है। उधर बेंगलुरु में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से वो मासूम उसमें डूब गया और आरोप है कि गड्ढा खोदने वाले बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों ने वहां सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए और न ही कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया। मृतक बच्चे के परिजनों ने इस मामले में बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के इंजीनियरों और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार का नगर निगम के एक कर्मचारी पर पिस्तौल तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक सूखे और गीले कचरे को अलग करने के मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार ने निगम के उस कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी। पिस्तौल देखते ही कचरा उठाने आया कर्मचारी डर गया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। हम तस्दीक करवा रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था। नगर निगम के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कचरे को अलग करने के मुद्दे पर कई बार विवाद हुआ। इधर सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में नाम आने के बाद रातों रात सुर्खियों में आए सनी सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो बताया। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत 4 राज्यों में फैला हुआ है और इसलिए सनी सिंह भी उसकी तरह नाम कमाकर अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता था। यही वजह है कि उसने माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मर्डर का प्लान बनाया था और सरेआम दोनों की पुलिस की मौजूदगी में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहता था। दावा है कि इसीलिए वो पहले पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी के गैंग में शामिल हुआ। अतीक केस के आरोपी सनी सिंह पर यूपी के अलग अलग थानों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। उधर यूक्रेन जंग और अमेरिका समेत नेटो के कई देशों से तनाव के बीच रूस की नौसेना ने प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की निगरानी में यह मिलिट्री ड्रिल हो रही है, जिसे रूस की नौसेना की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल कहा जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में रूसी सेना ने प्रशांत महासागर में तैनात अपने सभी बेड़ों को शामिल किया। इस दौरान समंदर में दुश्मन से भिड़ने की जोरदार तैयारी की गई। परमाणु हमला करने में सक्षम रूस के कई फाइटर जेट ने जंगी जहाजों पर हमला करने की प्रैक्टिस की। यही नहीं, नौसेना ने दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह करने का भी अभ्यास किया।
यानी यूक्रेन जंग के बीच रूस ने प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन कर अपने दुश्मनों को चेतावनी दे दी, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस को यूक्रेन के साथ साथ कई दूसरे देशों से भी चुनौती मिल रही है। हाल ही में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से रूस के लिए खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि अब नेटो की सेना रूस की सीमा पर तैनात होगी और उसके खतरनाक हथियार उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब कि रूस को अब कई मोर्चों पर जंग की तैयारी करनी होगी। इसी को देखते हुए पुतिन ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसे देखकर उनके दुश्मनों की नींद उड़नी तय मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि रूस की नौसेना के 167 युद्धपोत और 12 पनडुब्बियां इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुई। यही नहीं, रूस के 89 लड़ाकू विमानों ने भी अपना दम दिखाया। प्रशांत महासागर में हुई इस ड्रिल में रूस के 25,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया और जंग की इस तैयारी की वजह से रूस ने प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में समुद्री यातायात को बंद करने का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि समंदर के बहुत बड़े हिस्से में रूसी सेना के लड़ाकू विमान लगातार मिसाइलें और बम बरसा रहे हैं। जंगी जहाजों से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है और ऐसे में अगर कोई दूसरा जहाज वहां से गुजरा तो वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से रूस ने अगले कुछ दिनों तक वहां समुद्री यातायात पर रोक लगा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन लगातार इस सैन्य अभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नौसेना की जमकर तारीफ भी की। साथ ही इस तरह की मिलिट्री ड्रिल कई दूसरे इलाकों में भी करने के निर्देश दिए, ताकि उनके दुश्मनों को उनकी ताकत का पता चल सके। इस बीच अमेरिका की कैंसस सिटी में गलत घर की घंटी बजाने पर एक अश्वेत लड़के को वहां रहने वाले एक श्वेत बुजुर्ग ने गोली मार दी, जिसके खिलाफ वहां के अश्वेत लोग सड़क पर उतर आए और इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नस्ल भेद की वजह से उस लड़के को गोली मारी गई, जो अपने 2 भाइयों को लेने वहां गया था, लेकिन उसने भूल से गलत घर की घंटी बजा दी। आरोप है कि इसके बाद वहां रहने वाले श्वेत बुजुर्ग ने उसे गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस फौरन वहां पहुंच गई। The homeowner was taken into custody. पुलिस के मुताबिक उन्होंने गोली चलाने वाले आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जिससे वहां रहने वाले अश्वेत लोग भड़क गए और उन्होंने आरोपी के घर तक मार्च निकाला। उधर लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने भारत विरोधी प्रदर्शन करने के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी, जो सूत्रों के मुताबिक अब आगे की जांच के लिए एनआईए के हवाले की जाएगी, जिसके लिए गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई। बताया गया कि लंदन में 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों का हाथ था। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद और सबसे शातिर शख्स गुड्डू मुस्लिम ही उसके अंत की वजह बना हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम की मदद से ही यूपी एसटीएफ अतीक के बेटे असद और गुलाम तक पहुंचने में कामयाब हो पाई, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम किसी बात की वजह से बेहद भड़का हुआ था। वो अतीक और उसके परिवार को सबक सिखाना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अतीक ने उसकी वफादारी का सौदा कर दिया, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद और एसटीएफ के बीच हुई किसी डील की खबर लग गई थी। इस डील की बात में कितना दम है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि इस डील की बात सुनते ही गुड्डू मुस्लिम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दावा यह है कि एसटीएफ से अतीक ने अपने बेटे असद की जान बख्शने की डील कर ली थी और बदले में गुड्डू मुस्लिम को सौंपने का वादा कर दिया था। यानी जिस डील की खबर गुड्डू मुस्लिम को लगी, उसके मुताबिक अतीक ने अपने बेटे असद को बचाने के लिए उसका सौदा कर लिया था। हालांकि इस डील की बात का भी अब तक कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस खबर के मिलते ही गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से वफादारी छोड़ दी और अतीक अहमद को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही यूपी एसटीएफ को असद और गुलाम की लोकेशन बताई। असद के एनकाउंटर के बाद माना जा रहा था कि पुलिस गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन शातिर और चालाक गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम की मूवमेंट को बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है। कभी भी यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच सकती है। सबसे बड़ी पहेली तो यह है कि आखिर अशरफ मरने से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम का जिक्र क्यों कर रहा था। मेन बात यह है कि अशरफ और अतीक की मौत के साथ ही ये पहेली भी अनसुलझी रह गई कि अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बोलने वाला था। उधर अतीक के भाई अशरफ को पहले से ही अपनी मौत का डर सता रहा था। यही वजह है कि उसने प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अपील की थी और उसने एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें अशरफ ने प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे पेशी के लिए प्रयागराज न लाया जाए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उसकी पेशी हो। इस बीच प्रयागराज में उमेश पाल केस में फरार गुड्डू मुस्लिम का घर गिराने की तैयारी है, जिसके लिए 2 नोटिस चस्पा किए गए, जिसमें गुड्डू मुस्लिम के अवैध निर्माण का जिक्र है। ये नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके घर के दरवाजे पर चस्पा किए, यानी आने वाले दिनों में गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। ऐसे में न्यूज़ 18 जब उसके घर पहुंचा तो उस गली में कोई भी उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी वजह से यहाँ पर देखिए दरवाजा तक लोग बंद कर दे रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में किसी को बात नहीं करनी है। मतलब गुड्डू मुस्लिम पर जिससे भी कुछ पूछा गया उसने कोई न कोई बहाना बना लिया और अपनी जबान नहीं खोली।
उधर रूस में हो रही एक बैठक के दौरान पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा। यह तब हुआ जब दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत के लिए पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी अकेले ही पहुंच गई और ये देखते ही रूस के विदेश मंत्री हैरत में पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने हिना रब्बानी से इस पर सीधा सवाल ही कर दिया, जिससे हिना रब्बानी घबरा सी गई। उन्होंने बात संभालने के लिए रूसी विदेश मंत्री से कहा कि उनकी टीम बस आने ही वाली है, क्योंकि टेबल के एक तरफ रूस के कई अधिकारी थे और दूसरी तरफ अकेली हिना रब्बानी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रूस से कच्चे तेल की डील करने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पहुंचते ही हिना रब्बानी को बेइज्जती का सामना करना पड़ गया। और तो और इसके आगे हिना रब्बानी ने जो बात कही, उसने एक बार फिर पाकिस्तान की कंगाली को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। यानी पाकिस्तान ने इशारों में ये साफ कर दिया कि अब उसके पास दूसरे देशों के दौरे करने तक के लिए पैसे नहीं बचे। यही वजह है कि पाकिस्तान एक छोटी सी टीम लेकर रूस पहुंचा, ताकि कम से कम खर्च में दोनों देशों के बीच समझौता हो सके। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अतीक और अशरफ हत्याकांड पर एक बड़ा बयान दे दिया। अतीक अहमद और अशरफ का नाम लिए बिना ही उन्होंने सरकारों को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की नसीहत दे दी और साफ कहा कि देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। कानून हाथ में लेकर कुछ कदम उठाने की बात होती है कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। शरद पवार मुंबई में एनसीपी की तरफ से दी जा रही इफ्तार पार्टी में बोल रहे थे। इस बीच यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में अंतरिक्ष में बनी पहली फिल्म का प्रदर्शन किया गया। द चैलेंज नाम की इस रूसी फिल्म की कुछ शूटिंग आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी हुई है, जिसके लिए इस फिल्म के कलाकारों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। रूसी फिल्म द चैलेंज के कुछ एक्टर कई दिनों तक शूटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की तरह वहां दिन बिताए और मुश्किलों का सामना कर अपनी फिल्म के कई सीन शूट किए। इस फिल्म का ट्रेलर इसी साल जनवरी में जारी किया गया था, जबकि 20 अप्रैल को यह फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। उधर गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए। एक कार्यक्रम में वो अशोक गहलोत पर जमकर बरसे और उन पर मंत्रियों को लाचार बनाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट की जमकर तारीफ की। दर की ठोकरें खा के 200 विधानसभा क्षेत्र में चक्कर मारा था। उन्होंने हाईकमान को चेतावनी तक दे डाली और साफ कहा कि अगर पायलट पर कार्रवाई की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर टीएमसी नेता मुकुल रॉय के लापता होने पर कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जबकि खबर है कि मुकुल रॉय दिल्ली में मौजूद हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने दिल्ली में उनकी तलाश के लिए एक टीम भेज दी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता पीयूष कनोडिया से पूछताछ भी शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली कि बीजेपी नेता पीयूष कनोडिया ने ही मुकुल रॉय को एक दिन पहले एयरपोर्ट पहुंचाया था। मुकुल रॉय के लापता होने की शिकायत उन्हीं के बेटे ने पुलिस में दर्ज करवाई। उधर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब महज कूटनीतिक रिश्तों से आगे बढ़कर दोस्ती करते दिख रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के किंग सलमान को अपने यहां दौरा करने का न्योता दिया है। पिछले महीने दोनों देशों ने अपने टूटे हुए राजनयिक रिश्ते बहाल करने का ऐलान किया था, लेकिन सुन्नी सऊदी अरब और शिया ईरान अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर करीब आने लगेंगे, इसका पक्के तौर पर अंदाजा विशेषज्ञों ने भी नहीं लगाया था। सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया की बड़ी ताकतें हैं और दोनों के बीच मुसलमानों का रहनुमा बनने की लड़ाई काफी पुरानी है। लेकिन 2016 में जब ईरान में सऊदी अरब के दूतावास पर हमला हुआ तो उसने ईरान से राजनयिक रिश्ते भी तोड़ दिए। 7 साल बाद पिछले महीने दोनों के बीच डील के बाद बातचीत का रास्ता खुला और अब ईरान ने सऊदी अरब के किंग को दौरे का न्योता भेज दिया, क्योंकि सऊदी अरब भी ईरान के राष्ट्रपति को उसके यहाँ आने का निमंत्रण दे चुका है। इस बीच भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया। दावा है कि नई ब्रह्मोस मिसाइल आकार में छोटी लेकिन पहले से ज्यादा घातक होगी और छोटे आकार की वजह से एक लड़ाकू विमान में 2 ब्रह्मोस मिसाइलों को फिट किया जा सकेगा। ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक नई मिसाइल को ब्रह्मोस एनजी नाम दिया गया है, जिसका ट्रायल साल 2024 के अंत तक होगा और साल 2025 के आखिर तक नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन भी शुरू हो सकता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम समेत कई देश ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने अमेरिका को पिछले साल ही जंग की धमकी दे दी थी और शी जिनपिंग ने बोल दिया था ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका उसे मजबूर न करे, वरना चीन और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो जाएगी। और 2022 में दी गई जंग की वो धमकी 2023 में सच होती दिख रही है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के जंगी जहाज खड़े हैं और शी जिनपिंग और बाइडेन के एक इशारे पर महायुद्ध शुरू हो सकता है। क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल इंडोनेशिया में शी जिनपिंग ने इस बारे में अमेरिका को धमकी दी थी और उससे बोल दिया था कि वो ताइवान के मुद्दे पर अपनी नाक न घुसाए, क्योंकि अगर बाइडेन ने मजबूर किया तो चीन और अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाएगा और फिर वो होगा जो यूक्रेन जंग में भी नहीं हुआ था,
क्योंकि यूक्रेन जंग में रूस के सामने एक छोटे से देश की सेना है। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर होने वाले युद्ध में दो ऐसे देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी जो दुनिया की सबसे विशाल सेनाओं में एक है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि चीन पिछले साल से जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि भले ही उसकी धमकी के बारे में अब पता चला हो, लेकिन उसने धमकी दे तो पिछले साल ही दी थी। मतलब चीन और अमेरिका पिछले साल से ही जानते हैं ताइवान के मुद्दे पर दोनों की जंग होगी, और ये बात वो समय समय पर जता भी देते हैं। 8 से 10 अप्रैल तक मिलिट्री ड्रिल करने वाले चीन ने तो कह भी दिया था कि उसकी ड्रिल को अमेरिका चेतावनी समझे, जिसके बाद बाइडेन ने बिना देर किए हजारों सैनिक ताइवान के पास भेज दिए। उनके जंगी जहाज भी वहां मंडराने लगे। यही नहीं, फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास से उन्होंने समंदर को हिलाकर रख दिया, जिसने चीन की उस धमकी को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दी जिसमें चीन और अमेरिका के युद्ध की कहानी लिखी थी। इधर तेलंगाना में राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विपक्ष सड़क पर उतर आया। और हैदराबाद में पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन किया। तेलंगाना राज्य लोक सेवा की परीक्षा इस साल 5 मार्च को रखी गई थी, जिसे पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। अजीत पवार से जुड़ी ये खबर तब उड़ी जब कुछ दिन पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद संजय राउत ने मुखपत्र सामना में दावा किया कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राउत ने यह तक दावा किया कि इसका सोर्स खुद शरद पवार हैं। शिवसेना नेताओं ने भी खुलकर अजीत पवार के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी। अजीत दादा का मोबाइल जब नॉट रिचेबल होता है, इसका मतलब कुछ तो घटना घटने वाली रहती है। लेकिन अजीत पवार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। पडणार, आम्ही असं करणार, आम्ही यांना घेणार नाही। अरे कोण चाललंय तेव्हा तुम्ही घेणार, कोण काय करतंय मला तर। यही नहीं, वो एनसीपी की इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए और शरद पवार के साथ मंच पर बैठे नजर आए। हालांकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में अब भी इस बात की चर्चा है, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने खुद कहा था कि अगर अजीत पवार बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। यानी अजीत पवार के मना करने के बावजूद उनके पार्टी बदलने की खबरें गर्म हैं। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को फटकार लगा दी। उन्होंने सूडान में फंसे कर्नाटक के लोगों के बारे में भारत सरकार से जानकारी मांगी थी, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें यह जानकारी देने से मना कर दिया। विदेश मंत्री ने दावा किया कि ऐसा करना सूडान में फंसे कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने सिद्धरमैया को दो टूक कहा कि भारत सरकार उनका ख्याल रख रही है और ऐसे मामलों में सिद्धरमैया को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस बीच भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से दहशत फैल रही है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नया वेरिएंट कोरोना के पिछले वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिसने भारत समेत दुनिया के 22 देशों की चिंता बढ़ा दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना का XBB.1.16 वेरिएंट इतना खतरनाक है कि दुनिया का कोई भी देश इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। और ये चिंता की बात है कि ये नया वेरिएंट लोगों में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ने लगे हैं। यहाँ तक कि अकेले भारत में ही एक हफ्ते के अंदर 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक बार फिर लोगों को डर सताने लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट पिछले साल तबाही मचाने वाले ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक है और उससे दुगनी रफ्तार से फैलता जा रहा है, जो बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इसकी वजह से बच्चों में कंजक्टिवाइटिस की शिकायत सामने आ रही है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में सूजन आने के साथ ही दर्द होने लगता है। दावा है कि इस वायरस ने भारत समेत दुनिया के 22 देशों में अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से लोगों में कोरोना फैलने का खतरा कम हुआ है, फिर भी इससे सतर्क रहने की जरूरत है। करते हैं पर काम नहीं होते हैं सब, करते हैं पर काम नहीं होते हैं सब, करके भी बदनाम नहीं होते हैं सब। 100 बात की एक बात कही हसीन ने, दशरथ भी सब बाप नहीं बन पाते हैं, बेटे भी अब राम नहीं होते हैं सब। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।